हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओजस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था डचों का भारत में आगमन। डचों का भारत में आगमन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने देखा और क्लास में ही कॉन्सेप्ट के साथ उसको याद किया। तो आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों ब्रिटिश कंपनी का भारत में आगमन। इसको देखने से पहले हमसे सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं कि किस तरीके से ये ब्रिटेन से यहाँ आए। तो जैसा कि आपको पता है, पहली क्लास में हमने बताया था दोस्तों कि पुर्तगाली 1498 में भारत आए और लगभग 100 सालों का इन्होंने व्यापार किया ब्रिटिश कंपनी के आने से पहले। 1498 में आए थे और ये आए हैं 1600 में। तो 100 सालों का जो पुर्तगालियों का मुनाफा था, ये ब्रिटिश कंपनी के जब लोगों ने देखा या ब्रिटिश लोगों ने देखा तो इनकी आंखें चकाचौंध हो गई कि हम भी अगर भारत जाएं और पूर्व के साथ व्यापार करें तो हमें भी ऐसा मुनाफा होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी से लालायित होकर ये भी पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए आए, जिसका 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा इनको 15 वर्षों का चार्टर दिया गया। कितना वर्षों का चार्टर दिया गया दोस्तों? 15 वर्षों का चार्टर दिया गया। आगे चलकर जेम्स प्रथम द्वारा 1609 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया कि आप जब तक चाहे व्यापार कर सकते हो। तो चलो एक एक पॉइंट करके सीखते हैं हम दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या था दोस्तों? हमने आपको बताया 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 15 वर्षों का, कितने वर्षों का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों? कितने वर्षों का? 15 वर्षों का चार्टर दिया गया। 15 वर्षों का पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए, पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए, करने का चार्टर दिया गया। जिसे बाद में ब्रैकेट में 1609 लिखेंगे, जिसे बाद में जेम्स प्रथम द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसको आप लिख लीजिए दोस्तों, हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं। पहली लाइन आपको, पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है जो हमने अभी आपको बताया। अब दूसरा हम देखें तो 1608 में ब्रिटिश व्यापारी विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा। कहां पहुंचा दोस्तों? सूरत पहुंचा। तो आप यहां, इस जगह लोकेट है सूरत, तो यहां पे पहुंचा दोस्तों। 1609 में आगरा के किले में दोस्तों, अगर आप लोग यूपी से होंगे तो आगरा का किला आपको पता है उत्तर प्रदेश में आगरा है। वहीं किला जो बनाया गया था आगरा के किले में जहांगीर से मिला। किससे मिला दोस्तों? जहांगीर से मिला। ये दो पॉइंट आप और याद रखना। 1608 में ब्रिटिश व्यापारी विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा। 1609 में जहांगीर से मुलाकात कहां करता है? आगरा के किले में करता है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप देखो, जब ये जहांगीर से मिलता है दोस्तों,
तो बादशाह को प्रसन्न करने के लिए या बादशाह का अट्रैक्शन पाने के लिए तुर्की भाषा में बात करता है। जहांगीर से तुर्की भाषा में बात करता है। तुर्की भाषा में बात करता है। अब जब ये तुर्की भाषा में बात किया तो जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ कि देखो ये पश्चिम देश का होके भी हमारी भाषा कितने अच्छे से बोल पाता है। तो इससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसको 400 जात का मनसब दिया। 400 जात का मनसब एक प्रशासनिक पद होता था जो हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे आगे चल के। तो जहांगीर से तुर्की भाषा में बात किया, इससे प्रसन्न होकर 400 जात का मनसब, 400 जात का मनसब, मनसब क्या होता था? एक प्रशासनिक, मुगल सेना में एक प्रशासनिक पद होता था, एक प्रशासनिक पद, मनसब दिया। अब ये बहुत टैलेंटेड था। कौन? विलियम हॉकिंस। तुर्की तो जानता ही था और इंग्लिश तो इसकी अच्छी रहेगी, तो इंग्लिश इतना बढ़िया बोलता था, इससे भी जहांगीर प्रसन्न होकर इसको इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं। किसको देते हैं? विलियम हॉकिंस को। तो दो इसके बारे में याद रखना कि तुर्की भाषा में बात किया, इससे प्रसन्न होकर इसने 400 जात का मनसब दिया, और इंग्लिश जब सुना इसकी, इंग्लिश बोलने से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी। और ये फारसी का भी बहुत अच्छा जानकार था, इंग्लिश खान की उपाधि दी, इंग्लिश खान की उपाधि भी दी, उपाधि दी। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपको लिखना है, फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। ये सब करने के बाद उद्देश्य तो इसका था व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का, व्यापारिक लाभ कमाने का, जिसकी इजाजत लेने या जहांगीर के दरबार में आया था। इन सब के बाद जहांगीर ने उसको पश्चिमी तटों पर व्यापार करने की अनुमति दी। तो जब अनुमति दी तो 1608 में सूरत में व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री खोलना स्टार्ट किया, फैक्ट्री की स्थापना करना स्टार्ट किया। लेकिन दरबार में ही पुर्तगाली लोग मौजूद थे, उन्होंने इसका विरोध किया। अंततः ये सूरत में जो फैक्ट्री थी ये बंद हो गई, यानी इसको चालू नहीं होने दिया। किसके दबाव में? पुर्तगालियों के दबाव में इसको चालू नहीं होने दिया। आगे चलकर 1608 में खोलने की स्थापना की। अब यहीं से एक फैक्ट पूछा जाता है कि ब्रिटिश कंपनी का पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई। तो पहली फैक्ट्री दोस्तों पूछे तो अभी तक जो आंसर आया है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन सूरत दिया गया है। अगर आपसे पूछे ब्रिटिश कंपनी का प्रथम स्थायी फैक्ट्री, तो आप याद रखना 1611 में मसूलीपट्टनम में, और सूरत में कब स्थापित होता है स्थायी फैक्ट्री? 1613 में। तो चलिए इसके बैकग्राउंड के बारे में हम देखते हैं। 1611 में कैप्टन मिडल्टन, नाम याद रखना दोस्तों, कैप्टन मिडल्टन जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और व्यापारिक अनुमति प्राप्त करता है। व्यापारिक अनुमति प्राप्त करता है। तो जब व्यापारिक अनुमति यहां प्राप्त कर लिया, तो इसी से आप याद रखना, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि जब 1611 में कैप्टन मिडल्टन व्यापारिक अनुमति प्राप्त करता है, तो 1611 में ही दक्षिण भारत की प्रथम फैक्ट्री, दक्षिण भारत की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, प्रथम फैक्ट्री
मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। यह ब्रिटिश कंपनी का, ध्यान रखना दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन बता दिए, दक्षिण भारत की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिश व्यापारी द्वारा। और ये भी याद रखना दोस्तों कि ब्रिटिश कंपनी का प्रथम स्थायी फैक्ट्री भी यही है, मसूलीपट्टनम में। क्यों? क्योंकि 1608 में जो खोला गया था वो बंद हो गया था, अस्थायी फैक्ट्री थी। सॉरी दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम यहाँ बात करें, दक्षिण भारत की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की, और यहीं पे आपको दूसरा फैक्ट भी मैंने बताया कि प्रथम अस्थायी फैक्ट्री भी मसूलीपट्टनम में है। कब खुली? मैंने आपको दो फैक्ट 1611 से बता दिया, एक कैप्टन मिडल्टन जहांगीर के दरबार में पहुंचा, और 1611 में ही मसूलीपट्टनम में इसने ये स्थापित किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब दूसरा हम जो लेंगे दोस्तों 1612, थॉमस बेस्ट द्वारा, ऐसे लिखो, अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के समीप सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली जहाजी बेड़े को हरा दिया। जहाजी बेड़े को हराया। जब ये 1612 में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को सूरत के समीप सौली के स्थान पर हराया, तब जाके 1613 में ये सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोल पाए दोस्तों। सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। अब देखो कॉन्सेप्ट के साथ समझो, 1608 में क्यों नहीं खोल पाए? क्योंकि पुर्तगालियों का दबाव था, इसलिए नहीं खोल पाए, वो बंद हो गया। 1611 में मिडल्टन ने व्यापारिक अनुमति ली, और 1611 में ही दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। 12 में जब जाके सूरत के समीप पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हराते हैं, तब जाके 1613 में ये सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। अब याद रखना आप 1615 में जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो जहांगीर से मिलता है। और भारत के सभी क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करता है। और साथ ही साथ केंद्र खोलने की भी अनुमति प्राप्त हो जाती है इसे। किसे? टॉमस रो को। यानी पूरे भारत में अब कहीं भी ये व्यापार कर सकते थे और कहीं भी व्यापारिक केंद्र खोल सकते थे। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो ने करके दिखाया, जो विलियम हॉकिंस ने भी नहीं कर पाया था और मिडल्टन ने भी नहीं कर पाया था। इसलिए इसको भेजा गया था, जाओ आप कुछ और सुविधा लेके आओ। तब ये आया और जहांगीर से बात किया, और जहांगीर ने इसको ये सारी सुविधाएं दे दी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। 1632 में गोलकुंडा का शाही फरमान मिलता है।
गोलकुंडा का शाही फरमान मिलता है। शाही फरमान या सुनहरा फरमान में लिख लो, सुनहरा फरमान मिलता है। सुनहरा फरमान मिलता है। तो इसमें क्या था कि गोलकुंडा में वो स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। गोलकुंडा में ब्रिटिश व्यापारी स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब बिना किसी रोक टोक के पूरे गोलकुंडा में वो व्यापार कर सकते हैं, कोई उनको रोक टाक नहीं है। ठीक है, अब यहीं एक और लिखना, 1633 में पूर्वी भारत की प्रथम फैक्ट्री पूर्वी भारत की प्रथम फैक्ट्री उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया गया। उड़ीसा के बालासोर, याद रखना दोस्तों, बालासोर में स्थापित किया गया। जितना पॉइंट दोस्तों आपको पता है ये याद रखना, कोई भी एग्जाम आएगा उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाएगा, हर क्वेश्चन क्लास से आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप देख भी रहे होंगे कि एक भी फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है मैं छोड़ नहीं रहा हूं। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट होके क्लास को सुनना है और चीजों को ध्यान में रखना है। और मैं केवल फैक्ट आपको रटा नहीं रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं, किस प्रकार से 11 में हुआ, फिर 12 में लड़ाई हुई, 13 में फिर सूरत में स्थापना हुई। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो आपके फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्लास में ही आपको याद होते जाएंगे। तो 1632 हमने बताया, 1633 हमने बताया, ये दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 1639 है दोस्तों। कौन सी है? 1639। इसमें क्या हुआ, फ्रांसिस डे द्वारा चंद्रनगर के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। और इसके दूसरी करना, इसकी किलेबंदी कर दी, मद्रास की किलेबंदी की। मद्रास बस्तियों की किलेबंदी की, मद्रास बस्तियों की किलेबंदी की। और क्या नाम रखा इस जो किलेबंद बस्ती थी, उसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। याद रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मद्रास की जो किलेबंद बस्ती थी उसका नाम क्या था दोस्तों, तो उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अब आपसे यही एक क्वेश्चन और पूछता है, मद्रास का निर्माता किसे कहा जाता है, तो मद्रास का निर्माता फ्रांसिस डे को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब एक फैक्ट आप याद रखना, 1668 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को बेच दिया। किस कंपनी को? ब्रिटिश के बारे में बात है, ब्रिटिश लिख लीजिए, ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया।
दोस्तों यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन का राजकुमार है, इसके पास बंबई कैसे आई, ये कैसे दे दिया 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। तो इसके पीछे की कहानी दोस्तों 1 मिनट में आप समझिए कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन मेयो का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ। तो जब दोनों का विवाह हुआ तो पुर्तगाली राजा ने बंबई को दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। कब शादी हुई थी इनकी, याद रखना, कैथरीन मेयो और चार्ल्स द्वितीय की शादी कब हुई थी, 1661 में हुई थी। 1661 में हुई तो पुर्तगाली राजा जो था उसने क्या किया कि चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज के रूप में दे दिया, पूरा बंबई। ठीक, तो जब बंबई दहेज के रूप में दे दिया तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, इसको 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। अब सोचो, ये सबसे बड़ी, अगर कहा जाए पुर्तगालियों की भूल क्या थी ना, तो पुर्तगालियों की एक बहुत बड़ी भूल थी बंबई को ब्रिटिश कंपनी को दहेज स्वरूप दे देना। क्यों? क्योंकि बंबई ही एक वो ऐसा बंदरगाह था जो पूरे यूरोप को जोड़ता था। अब बंबई बंदरगाह को जब इन्होंने दे दिया तब इनके पास क्या बचा, एक गोवा बचा, दमन और दीव बचा, ये 3 छोटे छोटे क्षेत्र बचे। और बंबई जो मेन था उसको इन्होंने दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और जब इसको बंबई इनको मिला, यानी ब्रिटिश कंपनी को बंबई मिला, तो इसने सूरत की जगह बंबई को ही अपना सबसे बढ़िया केंद्र बना लिया। बाद में जाके आप देखते हैं अगर 3 प्रमुख केंद्रों के रूप में कौन कौन से क्षेत्र उभरते हैं, तो एक बंबई था, दूसरा मद्रास था और तीसरा कलकत्ता था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम इसी कड़ी में। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते ब्रिटिश कंपनी को दोस्तों वैसा लगने लगा था कि अब हम बहुत मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि पुर्तगालियों से भी ये लड़ाई कर चुके थे, उनको भी बाहर कर चुके थे, डच को पहले से ही बाहर कर चुके थे। तो आपको देखना होगा कि जब ये इस स्थिति में पहुंच गए थे तब इनको लगा कि हम भारत के शासक को भी हरा देंगे। तो जाके इन्होंने क्या किया, अभी तक तो ये दक्षिण भारत में ही थे, अभी तक तो ये दक्षिण भारत में ही थे। अब धीरे धीरे ये क्या हुआ, जैसे उड़ीसा के बालासोर में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित की, दक्षिण में मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्थापित की, अगर पश्चिम के तट पर कहा जाए तो सूरत में स्थापित की। अब इनको लगने लगा जब यहां हमने कर लिया है, चलो अब उत्तर भारत में भी हम चलते हैं। तो यहाँ पे बंगाल जो क्षेत्र था, ये लोग यहाँ आए, लेकिन इनको नहीं पता है कि यहाँ अभी भी औरंगजेब का शासन है पूरे उत्तर भारत पे। तो इनको लगा कि अब इनकी शक्ति कमजोर हो गई है, तो इन्होंने क्या किया, हुगली को लूट लिया। हुगली पर इन्होंने उत्पात मचाया, यहाँ पे है हुगली, हुगली नामक स्थान पर इन्होंने उत्पात मचाया। जब ये बात वहां के बादशाह यानी औरंगजेब को पड़ा, इस बात की पता चली, तो औरंगजेब ने अपनी सेना भेजकर इनको पूरी तरीके से सफाया कर दिया और इनको भाग कर एक गंगा के द्वीप पे जाके शरण लेनी पड़ी। और इनकी जैसे फैक्ट्रियां थी, मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गई थी, सूरत की और विशाखापट्टनम, इन सब फैक्ट्रियों को सीज कर दिया गया और बंबई के किले पर घेरा पड़ गया। अब ये लोग डरने लगे कहीं हमको पूरी तरीके से बाहर ना निकलना पड़े। तो ये सब चीजें जब इनकी हुई तो उसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, आके फिर जी हुजूरी किया कि सॉरी हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब हम आपके अंदर ही रहकर व्यापार करेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे। तो जब माफी वाफी मांगे, पैर पड़े, तो इनको लगा कि बादशाह को भी लगा ये अच्छे से देखने वाले व्यापारी कल हमारे भारत पर थोड़ी अधिकार करेंगे, तो उन्होंने उनको माफ कर दिया। नजराने के रूप में या शर्त के रूप में उन्होंने 1.5 लाख रुपए लिया। 1.5 लाख रुपए किससे लिया, ब्रिटिश कंपनी से लिया कि आप 1.5 लाख रुपए दे दो, आपने जो ये लड़ाई झगड़ा किया तोड़ फोड़ की, इसके बदले में आप हमको 1.5 लाख रुपए दे दीजिए और हमारे सानिध्य में, हमारे अंतर्गत रहते हुए आप व्यापार कीजिए। तो फिर इनको माफ कर दिया गया तुरंत और फिर इनको व्यापार की अनुमति दी गई और ये व्यापार करने लगे। तो याद रखना दोस्तों, हुगली पर इन्होंने उत्पात मचाया था, औरंगजेब ने इनको हराया और हराकर इनको भागने पर मजबूर किया। बाद में ये लोग आकर माफी मांगते हैं और बादशाह द्वारा इन्हें माफ कर दिया जाता है, 1.5 लाख रुपए उसके एवज में लिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरे की 1698 में। 3 चीजें दोस्तों याद रखना, सूतानाती, गोविंदपुरा
और तीसरा नाम था कलिकत्ता। ठीक, इन तीनों को दोस्तों, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की जाती है। ऐसे लिख लो, इन तीनों को मिलाकर एक किलेबंदी की जाती है, किलेबंदी की जाती है। बाद में ये विकसित होते होते धीरे धीरे यही कलकत्ता नगर का स्वरूप ले लेता है। इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता बनता है, जिसकी किलेबंदी की जाती है, और धीरे धीरे ये विकसित होकर एक नगर का रूप ले लेता है। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, 3 नगर अगर मुख्यतः कहा जाए इस दौरान, तो मद्रास, बंबई और कलकत्ता। बाद में इसी कलकत्ता यानी इन तीनों को मिलाकर जो कलकत्ता बना, उसी का नाम कलकत्ता पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो किलेबंदी की बाद में यह नगर के रूप में विकसित हुआ, जिसका नाम कलकत्ता था। तो ये कब की घटना है? 1698 में सुल्तानाती गोविंदपुर और कलकत्ता की जमींदारी मिल गई। इस तीनों को मिलाकर एक क्षेत्र बनाया गया, जिसकी किलेबंदी की, बाद में यही कलकत्ता नगर कहलाया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा और जो ये नगर बना था दोस्तों, उसको भी याद रखना। ये जो किलेबंदी की गई थी, उस किले को क्या कहा गया? फोर्ट विलियम। जैसे मद्रास के किले को क्या कहा गया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऐसे ही इस किले को क्या कहा गया? फोर्ट विलियम। कलकत्ता के किले को क्या कहा गया? ये याद रखना आप, कलकत्ता के किले को क्या कहा गया? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको और याद रखनी है। अब जितना चीजें हमारी इनसे रिलेटेड थी युद्ध के पहले, अब आगे चलकर यही जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है दोस्तों, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो धीरे धीरे लगभग 1650 से ही ये ब्रिटिश कंपनी जो थी, धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता के रूप में आना चाहती थी। लेकिन उत्तर भारत में औरंगजेब था, तो इस वजह से ये वहां अपना आधिपत्य नहीं स्थापित कर पा रहे थे। लेकिन जब औरंगजेब मरा, औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब ये धीरे धीरे अपना राजनीतिक स्थायित्व स्थापित करने लगे, जिसमें सबसे पहले इन्होंने, पुर्तगाली पहले ही जा चुके थे, डच पहले ही जा चुके थे, अब इनके सामने कौन सी एक यूरोपीय शक्ति खड़ी थी? फ्रांसीसी। तो आगे चलकर इनका और फ्रांसीसियों का टकराव होता है। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी भी इस समय बहुत मजबूत स्थिति में दक्षिण भारत में थे। तो जब ये भी विस्तार कर रहे थे और फ्रांसीसी भी राजनीतिक सत्ता के रूप में आना चाह रहे थे, और ये भी राजनीतिक सत्ता के रूप में आ रहे थे। अब थोड़ा समय आपको यहां समझा दूं, आगे कल की जो क्लास होगी, मान लो ये पूरा भारत है हमारा, ये भारत है। तो यहाँ पे जैसे सूरत में है इनका, मसूलीपट्टनम में है, बालासोर में है, और यहाँ बंगाल में भी इन्होंने स्थापित कर रखा है, विशाखापत्तनम में भी स्थापित कर रखा है। और फ्रांसीसी भी आए हैं, आपको पहला बताया, सूरत में ही इन्होंने पहली कोठी अपनी स्थापित की थी 68 में। तो अब दोनों में क्या हुआ? ये भी क्षेत्र जीतना चाह रहे हैं, ये भी भारत के क्षेत्र को जीतना चाह रहे हैं, यानी राजनीतिक सत्ता के रूप में फ्रांसीसी भी आना चाह रहे हैं और अब ब्रिटेन वाले भी आना चाह रहे हैं। तो दोनों में मान लो क्षेत्र यही है, फ्रांसीसी वाले सोच रहे हैं ये कब्जा, इस क्षेत्र पर हम कब्जा कर लें, और ब्रिटेन वाले सोच रहे हैं इस क्षेत्र पर हम कब्जा कर लें। जब दोनों को एक ही क्षेत्र पर कब्जा करना है या एक ही जगह रहना है, तो दोनों में अवश्यंभावी है युद्ध या टकराव तो होगा ही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 3 युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया, जिसे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुआ, 3 युद्ध हुए, उसमें किसकी विजय हुई, किस तरीके से फ्रांसीसी हारे, और यदि हारे तो उनमें क्या क्या कमियां रह गई, किस वजह से हारे। अब ब्रिटेन जीता तो किस कारण से जीता, क्या ऐसे कारण रहे कि वह भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके।
तो दोस्तों आज की क्लास हमारी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।